हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भव्यदीप पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। फ्रेंड्स, ये लेक्चर है हमारा करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके की सीरीज का सेकंड लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के कुछ करंट अफेयर प्लस इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर भी देखे थे और उसके साथ में स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, तो इसमें भी सिमिलर पैटर्न पर आपके पास करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक जीके होने वाला है। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने ज्यादातर इंक्लूड किए हैं जो हमारे इंडेक्सेस होते हैं। इंडेक्सेस आप जानते हैं, हमारी डिफरेंट जो वर्ल्ड लेवल पर जो इंडेक्स होते हैं, स्टेट लेवल पर इंडेक्स होते हैं। मैंने यहाँ पर 5-6 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है और इसका जो पूरा वीडियो है, जितने भी इंडेक्सेस होते हैं, जो भी रैंकिंग होती है वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल पर, जो इंडेक्स आते हैं, नीति आयोग जो इंडेक्स निकालता है स्टेट्स के लिए, उनका सारा वीडियो जो है आपको वो हमारी जो एप्लीकेशन है कक्षा 13 की, उस पर मिल जाएगा। आप उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप करंट अफेयर की वीडियो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डे 2 का करंट अफेयर का सेशन होने वाला है। स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। चलिए, क्या क्या क्वेश्चन लिए हुए हैं देखते हैं इसमें और आंसर करने की कोशिश करिए। देखिए आपकी प्रिपरेशन कहां तक है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहां किया गया। ठीक है, जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस होता है, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है कि अगर हम बात करें कि प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, तो ये है कि भारत का एक बहुत महान व्यक्ति, जिनको हम आज राष्ट्रपिता कहते हैं, वो भारत जब वापस आए थे, है ना, जब अपनी विदेश जो उनका पूरा विदेश का काम खत्म करके जब भारत लौटे थे वापस, तो ये 1915 में आए थे। 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 को भारत आए और इसी दिन हमारी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि ये जो 9 जनवरी का दिन है, इसी दिन को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो एवरी ईयर आपको 9th ऑफ जनवरी को ये डे सेलिब्रेट करते हुए मिलेगा, है ना। और इस डे को हम क्या क्या करते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस दिन हम किसी एक कंट्री के जो हैं उनके चीफ गेस्ट को बुलाते हैं, मतलब वहां के जो लीडर होते हैं या वहां के जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है, उनको एज ए चीफ गेस्ट इंडिया में बुलाया जाता है। इस साल की भी बात करेंगे कि कौन चीफ गेस्ट है। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसकी सिटी कौन सी है। 2023 वाला जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस है, इसको कहां मनाया गया है, कौन सी सिटी में ये आयोजित किया गया था वो। तीसरा, इसकी थीम क्या रही है इस बार की। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट पर आप उसको ध्यान रखेंगे। पहली बात अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन में आपसे केवल ये पूछा गया है कि कहां आयोजित किया गया है। तो आप ऑप्शंस देखिए, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, अहमदाबाद। ऑप्शंस देखेंगे तो आपको पता चल रहा है ये क्वेश्चन इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ये प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में मनाया गया। इस बार का जो प्रवासी भारतीय दिवस है, उसका आयोजन जो किया गया था, वो कहां किया गया था, तो वो इंदौर में किया गया था। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बात, है ना। 2023 का प्रवासी भारतीय दिवस कहां मनाया गया, इंदौर में मनाया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है, और वो है 17th। आपको यहां से याद रखना है, इंग्लिश में नहीं लिखा है, याद रखना, ये 17वां संस्करण या 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है ना। तो हम यहां पर एक बोल रहे हैं 17th प्रवासी भारतीय दिवस, पहली चीज। दूसरा यहां पर आप याद रखें और आगे बात करते हैं, इंदौर में हुआ है ऑर्गेनाइज, ये भी ध्यान रखेंगे। कब से कब तक, तो लगभग कहीं वहीं लिखा है 8 से 10 और 8 से 11 जनवरी। ये 8 से 10 जनवरी मान लीजिए, 8 से 10 जनवरी तक इसका हमने आयोजन किया है। और स्पेशली इसको किस दिन मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस होता कौन सा है, डे जो है वो कौन सा है स्पेसिफिक, तो आप याद रखें ये 9th ऑफ जनवरी है ना। 9 जनवरी जो है उस दिन हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, 9 जनवरी के दिन। क्लियर। अगला पॉइंट मैंने आपको कहा कि आप यहां से याद रखेंगे कि इस वाले जो आपके 2023 का प्रवासी भारतीय दिवस था, इसके चीफ गेस्ट कौन रहे हैं, मुख्य अतिथि जो हैं वो कौन थे। मुख्य अतिथि की अगर हम बात करें तो इस बार हमने GUAST चीफ गेस्ट जो थे वो बुलाए थे हमने इस बार गुयाना के प्रेसिडेंट को। ठीक है, हमने प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना को बुलाया था, याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना। ठीक, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना। ऐसा क्वेश्चन बना दिया मान लीजिए उन्होंने कि बताइए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो था, 17th प्रवासी भारतीय दिवस था, उस समय जो आपके चीफ गेस्ट रहे हैं वो कौन रहे हैं, किसे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। तो आप याद रखना उनका वो थे, वो प्रेसिडेंट, गुयाना के प्रेसिडेंट है। ठीक है ना। इनका नाम क्या है, तो इनका नाम भी आपको यहां से याद रखना, मोहम्मद इरफान अली। इनका नाम आप याद रखेंगे, इनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, मोहम्मद इरफान अली जो हैं ये गुयाना के प्रेसिडेंट है, इनको बुलाया गया था। ठीक,
अच्छा, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आजकल पेपर में आने लगी है, जनरली आपसे पूछ लिया जाता है, आप इसकी थीम बताइए। क्या बताइए? ये जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस था, इसकी थीम क्या थी, किस थीम पर यह आयोजित किया गया था? तो यहां पर हमने जो थीम रखी थी वो ये रखी थी कि ये अमृत काल जो चल रहा था, है ना, जिसको सरकार ने अमृत काल घोषित किया था, तो इस अमृत काल में भारत की जो विकास है, भारत के विकास में जो भागीदारी है, उसके रूप में इसकी थीम रखी गई थी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम थीम की बात करें इसकी, किसकी थीम क्या थी, तो आप याद रखेंगे इसकी थीम अमृत काल में, अमृत काल में भारत की प्रगति में भागीदारी, प्रगति में भागीदारी। ठीक है, विकास में, प्रगति में जो है वो भागीदारी, ये इसकी क्या थी, थीम थी। ठीक है, द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग अमृत काल। ठीक है, डायस्पोरा। क्लियर? ये इतने पॉइंट्स आपको याद रखना है, केवल सिंगल एक क्वेश्चन से यहां पर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड आपको मैंने बिना ऑप्शन के यहां पर लिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है वो बिना ऑप्शन के लिया, इसके सारे आंसर हम करने वाले हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज दी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना कौन सी है, या इसके बारे में बताइए। चलिए, तो अगर ऐसा डायरेक्टली पूछ लिया है तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं वो देखते हैं जो आपको याद रखना पड़ेंगे। पहला, ये जो योजना है इसके बारे में अनाउंसमेंट तो पहले से हो चुका था, लेकिन जो इसको लॉन्च किया गया है, इसको जो लॉन्च किया गया है वो किया गया था 22 अगस्त 2023 को, है ना। इसके रजिस्ट्रेशन पहले से शुरू हो गए थे, है ना, अलग अलग कंपनीज जिनको यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट करना था उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। जो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपना पार्टिसिपेट करना चाहते थे उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करवाया। अगर लेकिन लॉन्चिंग डेट आपसे पूछी जाए कि ये जो आपकी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को आप देखेंगे, आपको ये SKY के नाम से दिखेगी, है ना। सीखो कमाओ योजना की बात करें तो ये SKY के नाम से दिखेगी, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है ये। तो ये जो है 22 अगस्त को लॉन्च की गई है। ठीक है, और इसको इसको ऐसा भी बोला जाता है, इसको देखेंगे आप तो आप इसको देखेंगे, इसको बोलते हैं चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री, डायरेक्ट इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्यमंत्री, अरे मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न, लर्न एंड अर्न, सीखो और कमाओ, है ना, सीखो और कमाओ। तो इसमें पहले कैंडिडेट को क्या दिया जाता है, इसमें पहले कैंडिडेट को ट्रेनिंग दी जाती है, देन वो अपना एज ए अपना जो नॉलेज है वो शेयर करेगा और वो सिखाएगा। ठीक है, तो पहले वो लर्न करेगा और उसके बाद सिखाएगा। सिखाएगा तो उसके बदले में उसको स्टाइपेंड मिलने वाला है, उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा। तो उसी स्टाइपेंड की यहां पर बात करना है। चलिए मैं शॉर्ट में बताता हूं आपको, पहले स्टाइपेंड जो है वो कितना रखा गया है। ठीक है, तो स्टाइपेंड की बात करें यहां पर कितनी, एक तरीके की छात्रवृत्ति समझ लीजिए, या एक तरीके का पारितोषिक, जो वो सिखाएगा उसके बदले में उसको पैसा कितना मिलेगा। तो इसकी जो रेंज है वो 8,000 से 10,000 है। क्लियर? कितने रुपए तक मिल सकते हैं, 8,000 से लगाकर 10,000 रुपए तक मिल सकते हैं, ये रेंज याद रखें। पीएससी का ट्रेंड देखिए, हर साल पीएससी जो क्वेश्चन पेपर लेता है उसमें एक क्वेश्चन वो अमाउंट से जरूर रखता है। अगर आप प्रीवियस ईयर असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर देखेंगे, वहां पर उसने पैसा रखा था, उसने क्वेश्चन पूछा था कि कितने मुख्यमंत्री जो है किसान कल्याण योजना में जो है वो कितने पैसे देता है, या किसानों को प्रतिवर्ष कितने पैसे देता है, केंद्र सरकार कितने पैसे देती, दो क्वेश्चन पूछ लिए थे। उसके बाद आप पेपर अभी जो पीएससी के पेपर रिसेंटली हुए अगर उनमें बात करेंगे तो लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ, कितने पैसे मिलते हैं। उसके पहले रिसेंटली मेरे को एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है लाडली लक्ष्मी योजना का, तो ठीक है, अभी लाडली बहना योजना का भी क्वेश्चन पूछ लिया है रिसेंटली। तो आपको ये पैसा जरूर याद रखना है। स्टाइपेंड कितना, 8,000 से 10,000। और इसको थोड़ा हम और डिटेल कर लेते हैं, ये 8,000 से 10,000 जो है इसको और डिटेल कर लेते हैं। देखिए 8,000 रुपए किसको दिए जाते हैं, है ना, किसी को 8,000 रुपए दिए जाएंगे स्टिपेंड में, किसी को 8,500 रुपए, तो किसी को 9,000 रुपए, तो किसी को 10,000 रुपए। अब ये कैसे कैटेगराइज किया है ये थोड़ा बता देता हूं। 8,000 रुपए किनको मिलेंगे, जो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है और पढ़ा रहा है या टीच कर रहा है या वो किसी को सिखा रहा है, वो अगर 12th पास है। कैसा है, 12th पास। 12th पास जो भी होगा उसको 8,000 रुपए मिलेंगे। अगर उसके पास आईटीआई की डिग्री है, किसकी है, आईटीआई किया हुआ है उसने, आईटीआई किया हुआ अगर होगा तो उसको मिलेंगे 8,500 रुपए पर मंथ। और अगर उसने डिप्लोमा होल्डर है, वो क्या है, उसने डिप्लोमा किया हुआ है, उसके पास
डिप्लोमा है तो वो डिप्लोमा होल्डर को 9,000 रुपए, और अगर उस बच्चे ने ग्रेजुएशन की हुई है, अगर ग्रेजुएशन की हुई है और साथ में ग्रेजुएशन है, या वो और लिख देता हूं, ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन भी है उसके पास, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन भी की हुई है उसने, हायर एजुकेशन भी की है, तब भी उसको कितने मिलेंगे, 10,000 रुपए पर मंथ मिलेंगे। तो ये सीखो कमाओ योजना है, मुख्यमंत्री लर्न एंड फन। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए, कहां से लॉन्च हुई, अगर ऐसी कुछ बात आती है तो लॉन्च जो की गई थी फ्रॉम भोपाल, याद रखना इसको कहां से लॉन्च किया गया था, तो इसको लॉन्च किया गया था भोपाल से। ठीक है ना, इस डेट को, इसको जो लॉन्चिंग की गई है वो भोपाल से की गई है, राइट। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। और कोई पॉइंट तो नहीं छूट रहा है इसमें? पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को इतना 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 पैसा मुख्यमंत्री भोपाल से लॉन्च की गई है, ठीक है ना, ये पॉइंट आप याद रखें। स्टाइपेंड 8,000 से 10,000 रुपए के बीच में मिल सकता है। अच्छा, एक और चीज, लगभग 700 कोर्स हैं, 700 कोर्स हैं लगभग, और 46 कैटेगरी है। ये इसमें जो आपने अलग अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन किया, अलग अलग कंपनीज रजिस्टर होते हैं, तो 700 अराउंड 700 कोर्सेस हैं और 46 कैटेगरी हैं, 46 कैटेगरी, या फिर आप इनको सेक्टर्स बोल लीजिए। अलग अलग सेक्टर की कंपनी, कोई फार्मा की होगी, तो कोई मैकेनिकल की होगी, ऑटोमोबाइल वाली, तो कोई केमिकल इंडस्ट्री होगी, तो इस तरीके से कोई इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री होगी, तो इस तरीके से टोटल अलग अलग सेक्टर की हम बात करें तो 46 सेक्टर्स हैं, और इसमें टोटल कोर्सेज कितने हैं, तो 700 कोर्स में इसमें ट्रेनिंग दी गई है और टीच किया गया है या सिखाया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए चंद्रयान 3 के चंद्रमा लैंडर की लैंडिंग साइट का नाम बताना है आपको। व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3? जहां पर चंद्रयान 3 उतरा, उसका जो लैंडर उतरा वहां पर, उस जगह का नाम क्या रखा गया है? तो आपको यहां से डायरेक्टली आंसर करना पड़ेगा कि उसका जो नाम है वो रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। क्या रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट, है ना, ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। इसका नाम हमने रखा है शिव शक्ति पॉइंट। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? कुछ नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सारा डेटा बता दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें मैंने आपको कहा है याद रखने के लिए, वो पैसा है। ये पैसा याद रखें आप जरूर, 8,000 से 10,000 रुपए। बड़े आगे, शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है, प्रधानमंत्री खुद ने बोला है कि इस पॉइंट को हम शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानेंगे, अब जहां पर हमारा लैंडर साउथ पोल पे उतरा था। नेक्स्ट बात करते हैं, मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र उपकरण किस संगठन ने विकसित किया है? Which organization developed the नभमित्र डिवाइस फॉर फिशर्स सेफ्टी? जो हमारे मछुआरे हैं वो समुद्र में जाकर तूफानों के बीच में और एडवर्स कंडीशन में भी क्या करते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए वहां पर फिश वगैरह को पकड़ते हैं और अपना सर्वाइवल करते हैं। तो उनकी सेफ्टी के लिए एक उपकरण, एक डिवाइस बनाई गई है जिसका नाम है नभमित्र। ठीक, तो ये नभमित्र जो है किसने बनाया है? तो देखो, ये बनाया है इसरो ने। किसने बनाया है? ये इसरो। पहला क्वेश्चन का आंसर तो यहां से ये होता है कि इसको बनाया किसने है? इसको इसरो ने बनाया है। ठीक, वैसे ही आप ये लिखा है नभमित्र, क्या लिखा है? नभमित्र। ऐसे ही एक व्योम मित्र भी देखेंगे, है ना, एक इसका व्योम मित्र भी है, वो भी किसका बनाया हुआ है? वो भी इसरो का बनाया। व्योम मित्र किसका बनाया हुआ है? तो इसरो का है। ठीक है, व्योम मित्र किसका है? इसरो का। और ये किसके लिए है व्योम मित्र? ये स्पेस के लिए है ना। ये किसके लिए बनाया? रॉकेट है ये, स्पेस के लिए रॉकेट है ये। रॉकेट बोल रहा हूं, सॉरी, अरे आपका रोबोट है ना, रोबोट है, रोबोट। ठीक है, रॉकेट निकल गया, रोबोट है। किसने बनाया है? नभमित्र। तो इसरो ने बनाया। सिंपल, आपको याद रखना है किसके लिए है। तो ये है फिशर सेफ्टी के लिए, मतलब हमारे जो मछुआरे जो हैं उनकी सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए, ये इंडेक्सेस की मैं बात कर रहा हूं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व में स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अनुसार विश्व में सबसे कम स्वतंत्र देश कौन सा है ना। आपसे क्वेश्चन यहां जो पूछा गया है वो पूछा गया है सबसे कम स्वतंत्र देश, लीस्ट फ्री कंट्री कौन सी है? ठीक है, तो वो आपकी लीस्ट फ्री कंट्री की जब बात करेंगे तो आप ऑप्शन देखिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत या थाईलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है तिब्बत, है ना। लिस्ट फ्री कंट्री की आप बात करेंगे तो यहां पर आपको मिलने वाली है तिब्बत। आप जानते ही हैं तिब्बत जो है वो चाइना के वजह से
मैं तो ऐसा ही बोलूंगा इसको कि चाइना की वजह से जो है ये लीस्ट फ्री कंट्री है, क्योंकि चाइना जो है इसके ऊपर क्लेम करता है कि मेरा है तिब्बत जो है वो मेरा है, मेरा एरिया है, ऐसा क्लेम करता है, जबकि एक्चुअल में ऐसी बात है नहीं। तिब्बत अपने आप में मानता है कि तिब्बत खुद जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, खुद अपने आप को वो सोवरन मानता है ना। लेकिन चाइना बोलता है कि नहीं, तिब्बत जो है वो हमारा है। इस वजह से ये जो लीस्ट फ्री कंट्री वाला पॉइंट यहां से ध्यान रखेंगे। लेकिन लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है लीस्ट फ्री कंट्री, तो आप आंसर कर देंगे तिब्बत है, ठीक। लेकिन मोस्ट फ्री कंट्री अगर पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, मोस्ट फ्री कंट्री, है ना। मोस्ट फ्री कंट्री मतलब आप समझ गए होंगे शायद कि इसका जस्ट अपोजिट, सबसे ज्यादा फ्री की बात करें वो कौन सा है, तो वो आप नाम याद रखें, स्विट्जरलैंड है ना। कौन है वो, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ये स्विट्जरलैंड जो है ये आपकी वर्ल्ड की सबसे फ्री कंट्री है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग आंसर करना है आपको। अगला देखिए, इस वर्ष ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में कौन सा शहर रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग। अगर हमसे बोला जाए कि बताइए हमारे विश्व में सबसे अच्छा रहने के लिए शहर कौन सा है, तो आपके पास ऑप्शन है पेरिस फ्रांस का, है ना, वियना ऑस्ट्रिया का, बर्लिन जर्मनी का, लंदन फिर से आपका यूरोप वाला। तो आप यहां पर जो आंसर करेंगे ये आंसर करेक्ट होगा वियना। वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, किसकी, ऑस्ट्रेलिया नहीं कहा है ना, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है मतलब राजधानी है वियना। इसको डिक्लेयर किया गया है कि ये विश्व की सबसे अच्छी जगह है रहने के लिए, है ना। लिवेबिलिटी इंडेक्स बोला ना, लिवेबिलिटी मतलब रहने के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी है, तो वो आपकी ये है, ठीक है। चलिए इसको मार्क करते हैं, याद रखना ऐसे क्वेश्चन है ना। चलिए ऑस्ट्रिया की कैपिटल है ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए, वार्षिक लैंगिक अंतराल सूचकांक, है ना, 2023 में भारत का प्लेस पूछा गया है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आप देखेंगे एक ऑप्शन है आपके पास, अच्छा इंडेक्स कब का, 2023 का, ये भी ध्यान रखिए, है ना, 2023 का इंडेक्स है 135, 127, 125, 120। इसका करेक्ट आंसर जो है, देखो इंडेक्स में आप कुछ नहीं कर सकते, इंडेक्स में आपको डायरेक्टली याद ही रखना पड़ेगा, है ना। इंडेक्स का आप कुछ कर नहीं सकते हैं, इंडेक्सेस के जितने भी डेटा होते हैं, पहले पे कौन आया, आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड के लिए अभी देखा तो वो वैसे ही अच्छा है, मतलब पहले से ही, है ना। अभी नॉर्वे का भी नाम आएगा तो ऐसा ठीक है। चलिए तो बात करते हैं 127 नंबर पे हैं भारत। इस बार जो है ये 127, ये बात है 2023 की, कब की बात है ये, 2023। लेकिन अगर आप 2022 को देखते, 2022 में देखते, इंडिया की जो रैंक थी वो थी 135, 2022 में कितनी थी, 135। तो 2022 से 2023 आते आते जो हमने इंप्रूवमेंट किया है वो लगभग 8 रैंक का है, कितने का है, 8 रैंक का। जो हमने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, जो वार्षिक, है ना, वैश्विक है, वार्षिक नहीं है, एक मिनट, तभी मुझे पढ़ते समय थोड़ा ऐसा लग रहा था, ये वैश्विक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, एक सेकंड में करेक्ट कर देता हूं, वैश्विक। ये जितने भी आपको पीडीएफ्स होती हैं जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। कहां मिलेंगी, टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल कहां है, तो टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा किस नाम से, तो वो नाम है आपका दीप 1292। आप जब एंटर करेंगे दीप 1292 से मिल जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको नाम जो मिलने वाला है वो आपका इस प्यारे से चैनल का जो नाम है, कक्षा 13 के नाम से ही मिलेगा आपको वहां पर, है ना। लोगो भी कक्षा 13 का लगा हुआ है। तो आप टेलीग्राम से इन पीडीएफ को ले सकते हैं। इसके प्रीवियस वाला जो है उसका भी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा, इसका भी पीडीएफ वहीं मिलेगा। क्लियर, चलिए बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जेंडर गैप इंडेक्स ना, जेंडर गैप इंडेक्स में एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे, यहां से एक क्वेश्चन और ध्यान रख सकते हैं आप। ये जो जेंडर गैप इंडेक्स है ये कौन इशू करता है ना, इसके लिए याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक ये पहले पीएससी ने सिविल सर्विसेज में पूछ लिया है क्वेश्चन एक बार, ठीक है। तो इसको जो है वो करता है WEF इशू। कौन इशू करता है, ये जो इंडेक्स जो है ना, इस इंडेक्स को कौन इशू करता है, तो इसको इंडेक्स को इशू करने वाली कंट्री, ये ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम,
है ना। वैश्विक आर्थिक मंच, वैश्विक आर्थिक मंच, ठीक है, ये इसको इशू करता है। चलिए नेक्स्ट बात करें, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2023 का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, ये जो आया है प्रेस वाला, इसमें इंडिया की रैंक क्या है? ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है 150, 154, 161 और 170। ठीक है, तो आंसर इसका करेक्ट है 161। भारत की जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है, उसमें रैंक अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगी 161 रैंक। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखें। देखो, ये जो 161 रैंक है, ये अमंग 180 रैंक आया है, आउट ऑफ 180। टोटल आपने वर्ल्ड की जो कंट्रीज ली हैं, टोटल वर्ल्ड की जो कंट्री ली है वो 180 ली थी। ठीक है, 180 में से 161 जो आपका यह रैंक इंडिया की है 2023 का जो इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और यहां पर आप याद रखना कौन कौन सी बॉडी है जो इसको इशू करती है, तो इशूड बाय ऐसा लिखे हैं, इशूड बाय, किसने इसको लॉन्च किया, किसने इसको दिया, या कौन ये इशू करता है, तो वो है ग्लोबल मीडिया मॉनिटरिंग एजेंसी। ठीक है, ऐसे याद रख लें, ग्लोबल मीडिया मॉनिटरिंग एजेंसी या बॉडी, जो भी आप याद रखें। तो इसने इशू किया है, ये हर साल इशू करता है। 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में जो है वो हमारा इंडिया का रैंक कितना है, तो 161 नंबर पे, 161st जो है वो इंडिया की रैंक है ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया? आदित्य L1 आपको पता है ना, हम लोगों ने अभी भेजा है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 2 सितंबर है। आपको सारी डेट्स पता होना चाहिए ना, ये बाकी की डेट्स मैंने चंद्रयान के बारे में पूरा बताया है, चंद्रयान का पूरा वीडियो आपको दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो चंद्रयान के बारे में, क्या लैंडर कैसे कहां क्या खोज करेगा क्या नहीं करेगा, ऑलरेडी आपको सुरभि मैम पढ़ा चुकी है, आप उनको देख सकते हैं, है ना, पूरा वीडियो मिल जाएगा आपको। आदित्य L1 की बात करते हैं, 2 सितंबर को लॉन्च किया है। कहां से लॉन्च किया है, तो याद रखना, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। आंध्र प्रदेश के जगह का नाम क्या है, श्रीहरिकोटा, है ना, प्रक्षेपण क्षेत्र है ये। तो वहां से आपने इसको प्रक्षेपित किया है, लॉन्च किया है। और ये कहां जाएगा, तो ये पहुंचेगा, ये रहेगा अबव 15 लाख किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, या ऐसा लिखेंगे 15 लाख किलोमीटर फ्रॉम, अवे फ्रॉम, ये देखिए, अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, पृथ्वी की सतह से 15 लाख किलोमीटर दूर रहेगा ये। ठीक है, और किसके पास जाएगा, सूर्य की तरफ जाने वाला, आदित्य नाम है ना, सूर्य की तरफ जाने वाला। ठीक है ये बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ल्यूपेक्स चंद्र मिशन पर कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की बात कर रहा है, इसरो के साथ सहयोग कर रही है। Which space agency is collaborating with the Indian Space Research Organization on the LUPEX lunar mission? लूपेक्स नाम का एक और लूनार मिशन जाने वाला है, इससे ये बात पता चलती है हमें। और इसमें कौन सी एजेंसी है, तो क्या नासा सहयोग कर रहा है, नासा हमारे साथ में काम कर रहा है, जापानीज एजेंसी काम कर रही है, या रॉस्कोमोस जो है ये कहाँ की है, रशिया की है ना, ये रशिया की है। और क्या यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो कर रही है, सर्न वगैरह नहीं। तो देखें इसका करेक्ट आंसर जो है वो है जापान की एजेंसी। ठीक है, जापान की एजेंसी ने इसरो के साथ में कोलैबोरेट किया है, वो भी चाहते हैं चंद्रमा पर अपना कुछ एक मिशन भेजना, जिसका नाम उन्होंने दिया है, क्या नाम दिया है, लूपेक्स, ल्यूपेक्स या लूपेक्स, है ना, ल्यूपेक्स याद रखें, लोनार से लूपेक्स रखा हुआ है, एल ले आया उन्होंने वहां से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, अब आपके पास कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन हैं, इनको देखिए, इनके आंसर करिए। पहला क्वेश्चन आपके पास है, मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहां उत्खनित किया जाता है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हीरा कहां से निकाला जाता है? बैतूल, उमरिया, सलीमाबाद या मझगांव?
ठीक है, तो याद रखना इसका सीधा आंसर, मुझे लगता है 100% कि आप इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो है मझगांव। मझगांव जो है ये खदान का नाम है ना, एक माइन है। इस मझगांव की माइन से जो है सबसे ज्यादा क्या निकाला जाता है, सबसे ज्यादा हीरे का उत्खनन किया जाता है इस मझगांव की खदान से। ठीक है, चलिए अब ये जो मझगांव वाली खदान है ये कहां पर है, तो ये है सतना में। ये कहां पड़ेगी आपको, सतना में मिलने वाली है, पहली चीज। दूसरा, ये सर्वाधिक हीरे का उत्पादन करती है। किसका उत्पादन करती है ये, सर्वाधिक हीरा उत्खनित, उत्पादन का मतलब निकलता है इससे, सर्वाधिक हीरा उत्खनित होता है। ठीक है, तभी तो ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा एक्सकेवेशन कहां से किया जाता है, इससे किया जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, नोट कि सबसे बड़ी खदान कौन सी है, लार्जेस्ट माइन, नहीं एक मिनट, दो तीन माइन की और बात कर लेते हैं। इसकी एक माइन आप याद रखेंगे, हीरे की एक माइन जो है वो है हिनोता। क्या नाम है उसकी, हिनोता खदान, या हिनोता लिख ही देता हूं मैं। हिनोता खदान जो है, ये जो पड़ती है हिनोता खदान, हीरे की ही है। ये पड़ती है पन्ना डिस्ट्रिक्ट में, पन्ना जिले में पड़ती है, ये याद रखें, है ना। और ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी है लेकिन याद नहीं रखना। और एक पॉइंट याद रखेंगे कि हीरे का जो उत्खनन है, हीरे का जो उत्खनन है वो कौन करता है, हीरे का उत्खनन जो करता है उसका नाम है एनएमडीसी। उत्खनन जो है, उत्खनन कौन करता है, तो वो करता है एनएमडीसी। एनएमडीसी का फुल फॉर्म क्या है, तो एनएमडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम नाम है एनएमडीसी। इसको दिया हुआ है कि आप हीरे का उत्पादन करें। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश जो है वो भारत में सर्वाधिक हीरा प्रोड्यूस करता है। मध्य प्रदेश में भारत का सर्वाधिक हीरा, भारत का सर्वाधिक हीरा कहां से उत्पादित होता है, वो निकलता है मध्य प्रदेश से। भारत का सर्वाधिक हीरा कहां से आता है, तो वो निकलता है आपके मध्य प्रदेश। ठीक, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी व्यावसायिक विज्ञापन सेवा कब प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन पढ़िए जरा, देखिए ये लिखा है व्यावसायिक विज्ञापन सेवा, केवल आकाशवाणी सेवा कब प्रारंभ की गई, इसका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल अलग है। और व्यावसायिक विज्ञापन सेवा के सेवा कब प्रारंभ की गई, इसका आंसर भी आपको अलग मिलेगा। व्हेन डिड ऑल इंडिया रेडियो, AIR बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं आप, ऑल इंडिया रेडियो, ये है आपका AIR। ठीक है, तो एयर कमर्शियल एडवर्टाइजिंग सर्विस स्टार्ट इन मध्य प्रदेश कब हुआ था, इसका करेक्ट आंसर आप डायरेक्ट याद रखें। देखो कैसे याद रखना है मैं बता देता हूं। फर्स्ट आकाशवाणी केंद्र अगर आप याद रखेंगे, फर्स्ट आकाशवाणी केंद्र भारत, सॉरी मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र याद रखें अगर आप, तो आपको याद रखना है यहां से इंदौर का नाम। किसका नाम याद रखेंगे आप, इंदौर। पहला आकाशवाणी केंद्र इंदौर में स्थापित हुआ था और उसका जो ईयर याद रखेंगे वो याद रखेंगे 1955। और उस 1955 के 20 साल बाद आपने कमर्शियल एडवर्टाइजिंग सर्विस चालू की है, मतलब व्यावसायिक विज्ञापन सेवा केंद्र चालू या सेवा चालू की है 20 साल बाद। तो बस पहली आकाशवाणी केंद्र ये जो है इसका नाम भी क्या रखा गया था, ऑल इंडिया रेडियो, AIR। ठीक, तो ये जो है इंदौर से शुरू हुई थी 1955 में। बड़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर मालवा के पठार क्षेत्र में नहीं बसा है, मालवा पठार क्षेत्र में कौन सा नहीं बसा है, उज्जैन, जबलपुर, देवास, इंदौर। आपको जब मैंने पठार ऑलरेडी बताए हुए हैं, मैंने पठार बताते समय आपको ये बात बोली है कि आपको मध्य प्रदेश का पूरा मैप एग्जैक्ट याद होना चाहिए कि कौन सा जिला किस एरिया में पड़ता है। और फिर उसके बाद अगर आप पठार याद रखेंगे, आपके पास 7 डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, उनमें आप याद रख सकेंगे कि कौन से पठार के अंदर कौन सा जिला आता है। तो इनको देखें अगर, तो ये उज्जैन और देवास और इंदौर, ये तीनों पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिले हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश मतलब वेस्टर्न मध्य प्रदेश के जिले, और तीनों मालवा के हिस्से हैं। लेकिन अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो जबलपुर मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि कौन सा नहीं है। कई बार हमसे मिस्टेक ये हो जाती है, हम इजी क्वेश्चन समझ लेते हैं और जल्दीबाजी में आंसर गलत कर देते हैं। हम लोगों को कई बार पूछा नहीं जाता और हम आंसर कर देते हैं कि कौन सा है। अब पहला उज्जैन दिखता, आप उज्जैन सोचते अरे बिल्कुल उज्जैन तो है ही मालवा का, आप आंसर लगा देते। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा जबलपुर, क्योंकि मालवा के क्षेत्र में जबलपुर नहीं आता। ठीक है,
इवन मेरे ख्याल से ये जो जबलपुर है ये आपको मिलने वाला है नर्मदा सोन घाटी में, ठीक है, ये नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन वैली जो है उसमें पड़ेगा ये आपको, जहां तक है ना, देखिएगा। चलिए, नर्मदा सोन घाटी का भाग है ये, या के अंतर्गत आता है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शंस देखेंगे, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ना, लोवेस्ट रीजन मतलब कौन सा क्षेत्र निचला क्षेत्र है, हाइट वाइज पूछा गया है ना, हाइट वाइज पूछा गया है। तो लोवेस्ट अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा नर्मदा सोन घाटी, क्योंकि ये वैली है, ये क्या है, ये वैलीज हैं, ये घाटी हैं, इनमें गहरे खड्डे हैं, दोनों आसपास जो है इनके सतपुड़ा और विंध्याचल ऊपर उठे हुए हैं, तो ये दोनों वैलीज जो हैं ये नीचे वाला क्षेत्र है। तो आपको ये डायरेक्ट याद हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र जो है वो कौन सा है, तो वो आपका है ये वैली वाला क्षेत्र, ठीक है। चलिए, अच्छा सबसे ऊंचा भी पूछ लेते तो वो भी बता ही देते हैं आपको, सर्वाधिक ऊंचा या सर्वाधिक सबसे ऊंचा। अच्छा ऐसा नहीं होता कि सबसे ऊंचा, ये होता है औसत सबसे ऊंचा। कैसा होता है ये, औसत सबसे ऊंचा। औसतन अगर सबसे ऊंचा देखेंगे तो वो आपको मिलेगा सतपुड़ा। क्यों, सतपुड़ा पर ही आपको क्या मिलने वाली है, सतपुड़ा पर आपको धूपगढ़ मिलेगा, है ना, सतपुड़ा पर ही आपको क्या मिलेगा, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा पर ही आपको चोरागढ़ मिलेगा, सतपुड़ा पर ही आप देखेंगे आपको जो है 52 गजा मिलेगा, सतपुड़ा पर ही आपको अमरकंटक मिलेगी। मध्य प्रदेश की अधिकतर बड़ी बड़ी चोटियां जो है वो सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है, सतपुड़ा के पठार के अंतर्गत आती है, इसे औसत सबसे ऊंचा सतपुड़ा हो जाएगा। और लोवेस्ट की बात करें, सबसे निचला वाला क्षेत्र कौन सा है, अगर ऐसा पूछा जाता है तो आपको मैंने आंसर बता दिया, सबसे नीचे वाला क्षेत्र जो है वो नर्मदा सोन घाटी है। कौन सा है, नर्मदा सोन घाटी, ये निचला क्षेत्र है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, महाकवि कालिदास का संबंध किस शहर से था? मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सभी जानते हैं कि महाकवि कालिदास जी जो थे वो उज्जैन से बिलोंग करते थे, है ना, देवी काली के आशीर्वाद से इनको कालिदास नाम मिला है, और उसकी बड़ी प्यारी स्टोरी है, मैं आपको फिर कभी बताऊंगा स्टोरी, है ना। तो ये स्टोरी जो है, कालिदास जी जो है कहां से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे आपके उज्जैन वाले क्षेत्र से, ठीक। अब कालिदास जी हैं और इनके बारे में दो तीन बातें, मतलब इनकी रचनाएं वगैरह ना बताया जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो चलिए, पहली बात तो इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता था, ये देखें, भारत का शेक्सपियर, है ना, ठीक है, एक चीज तो हो गई। अब इनकी रचनाएं देखते हैं हम लोग, रचनाएं क्या क्या की, इधर लिख लेता हूं। कालिदास जी की रचनाएं अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी और बहुत प्यारी प्यारी रचनाएं हैं, ठीक है। अभी मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में इसको डिवाइड करके बता दिया। तो एक आप याद रखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी रचना है। और आप याद रखेंगे इनकी मेघदूतम है, ठीक है, इनकी विक्रमोत्वर्षीय है, ठीक है, इन्हीं की जो रचना है वो ऋतु संहार है। ये सब इनकी रचनाएं है ना, इन्हीं की रचना में आप रघुवंशम भी याद रखें, ठीक है। और अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोत्वर्षीय, है ना, ऐसे इनकी एक आपका वो है, अभिज्ञान और शकुंतला की हो गई, और एक आपका मालविकाग्निमित्र में याद रखें, है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मालविका और अग्निमित्र की, मालविका अग्निमित्र, तो ऐसी इनकी रचनाएं है, ये याद रखें। ये कालिदास जी के बारे में है ना, उज्जैन में इनका जन्म स्थान है, ये उज्जैन से संबंधित थे, जन्म स्थान तो छोड़ो, इनके जन्म के बारे में बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं मालूम है हमें, इसलिए बात नहीं करेंगे ज्यादा। शेक्सपियर कहलाते हैं भारत के ये, और इनकी ये रचनाएं हैं, ठीक। चलिए चलिए, तो ये था आपका सेशन, इसमें आपको कुछ करंट अफेयर के और उससे संबंधित मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके इंडेक्स वगैरह आते हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू सो मच।